साथियों, जाति व्यवस्था के पक्ष में वंश और मानव के विकास के बारे में कई तरह की बकवासपूर्ण बातें की जाती हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब भी आलोचना करते जब यह मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होती, क्योंकि उचित माध्यम से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं। लेकिन किसी के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जाति व्यवस्था को न्याय संगत कैसे माना जा सकता है। जाति प्रथा एक घटिया व निगेटिव सोच की किस्म की प्रथा है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी के लिए चुनाव का सकारात्मक तरीका नहीं है। यह तय करता है कि एक खास जाति के किन दो व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है तो उपजातियों का आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता से यह दावा कर सकता है कि उपजातियों की शुरुआत भी मानव विकास के विज्ञान के कारण हुई है? मेरा विचार है कि इस तरह की मान्यता के पक्ष में बहस करना व्यर्थ है और इसका कारण बहुत साफ है। यदि जाति का मतलब नस्ल या प्रजाति है तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपजातियां एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखाएं हैं। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों के बीच परस्पर विवाह खान पान पर रोक वंश व रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं हो सकती। लेकिन उपजातियां मूलतः मानव विकास से संबंधित नहीं हैं, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। यदि जाति की शुरुआत नस्ल या वंश सुधार विज्ञान होता तो आपस में शादियों के खिलाफ रोक समझ में आ सकती है। लेकिन जाति और उपजाति के बीच खान पान पर रोक का क्या उद्देश्य है? आपसी खान पान से रक्त पर कोई असर नहीं होता है और इससे नस्ल को अच्छा या खराब बनने या गिरावट से कोई संबंध नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि जाति पाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक है। आज के समय में भी सुंदर संतान की प्राप्ति की व्यवहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती जब तक कि वंशवाद के बारे में सही व आनुवांशिक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी। प्रोफेसर बैटसन ने अपनी किताब मेंडेल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में कहा है कि यदि किसी संतान में अच्छे गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। यह भी संभावना हो सकती है कि संतान में जो बेहतर या अधिक शारीरिक गुण आए हैं वे किसी खास जैविक तत्व के होने की बजाय विभिन्न कारणों के संयोग का परिणाम है। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित है आजकल के हिंदुओं के पुरखों के बारे में वंश परंपरा की ऐसी जानकारी देना है जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं है। किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय या आकलन उसके फलों से करना चाहिए। यदि जाति मानव विकास के आधार पर है तो किसे किस तरह से नस्ल के लोगों को पैदा करने चाहिए। शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोग हैं। इनकी वंश के लोग आकार में छोटे व बौने लोगों की नस्ल जो कद में छोटे होने के साथ शक्ति में भी खाली है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका 9/10 भाग फौज की सेवा के लिए नाबालिग घोषित किया गया है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हिंदुओं के एक खास वर्ग के स्वार्थ और अहंकार का पोषण होता है, जिसका सामाजिक दबदबा इतना ऊंचा है कि उन्होंने इस जाति पात की व्यवस्था को बनाए रखा है और उन्होंने इस व्यवस्था को अपने से निचले तबके के लोगों पर जोर जबरदस्ती लागू भी कर दिया है। इनसे स्पष्ट है कि जाति प्रथा मानव विकास के आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था समाज के ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल और चतुरता से समाज के अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व व प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए थे और चालाकी व कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए व वर्चस्व को अस्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया। जाति से आर्थिक विकास नहीं होता है, जाति से वंश में सुधार भी नहीं होता है। हाँ, जाति ने एक काम जरूर किया है कि इसने हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग थलग कर दिया है और उन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था में पटक दिया है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।